विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम। आज हमने आधुनिक इतिहास में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, क्या करना है? सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। त्रिपुरी संकट बताया था मैंने भाई। हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938 में। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। उसके बाद फिर त्रिपुरी में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, फिर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, गांधी जी ने कहा। काम करने में बड़ी दिक्कत हुई सुभाष चंद्र बोस को, त्यागपत्र देना पड़ा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने कांग्रेस के वहां पर त्रिपुरी में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अचानक गायब हो गए, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था, नजरबंद थे ये। गायब हो गए। कहाँ गए? पेशावर से काबुल होते हुए रूस पहुंचे। पुरुषपुर, पेशावर का पुराना नाम क्या है? पुरुषपुर। वहां से काबुल पहुंचे। काबुल कहाँ? अफगानिस्तान। तो पासपोर्ट बनवाना था। पासपोर्ट पर क्या नाम था? जियाउद्दीन पठान था इनका नाम। क्या नाम था? नाम चेंज करके गए, जियाउद्दीन पठान, ठीक है भाई। अफगानिस्तान के पासपोर्ट जाते हुए पासपोर्ट पर क्या नाम था? जियाउद्दीन पठान। यूपी पीसीएस वालों ने पूछा है क्वेश्चन और हम खुश हो गए। हमने कहा चलो याद कर लिया हमने। ये याद नहीं किया कि काबुल से आगे भी तो गए, फिर जर्मनी, हिटलर से मिलना था भाई। फिर पूछा पासपोर्ट पर क्या नाम था? ऑरलैंडो मोसेटो। क्या नाम था? ऑरलैंडो मुसट्टा या मुसेट्टो, ऑरलैंडो। तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस पर जर्मनी द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, इसलिए सुभाष चंद्र को रूस से जर्मनी जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? रूस से मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड भी था। अब अगर रूस में रहते तो दिक्कत होती। अब क्या, कहाँ जाना पड़ा? जर्मनी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो लड़ रहा था वो कौन था? जर्मनी, हिटलर। कौन? हिटलर। वही हिटलर जिसने क्या लिखी? मीन काम्फ लिखी। मीन काम्फ मतलब मेरा संघर्ष, आत्मकथा है ना। एक सिपाही से एक दिन चांसलर बना हुआ आदमी, लाखों लोग मरवा दिए उसने, करोड़ों लोग, लाखों भी नहीं करोड़ों। तो ठीक है भाई, ऑरलैंडो मुसेटो के नाम से सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए भाई? जर्मनी गए। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की, भारतीय स्वतंत्रता हेतु सहयोग मांगा। हिटलर खुद ही क्या अपने देश के लिए क्या कर रहा था? कहाँ सहयोग दे पाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा। जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को प्रसिद्ध नेताजी की उपाधि प्रदान की गई। आज तक देश में एक ही नेताजी हुए, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। बाकी सब क्या है? मिथ्या है। और बाकी सब क्या है? एक ही नेता हुए हैं। कौन? जिन्हें मैं जानता हूं कम से कम, बाकी आपके और हो सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई। क्या की गई? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई। इसी संस्था द्वारा सुभाष ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। फ्री इंडिया सेंटर से ही सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। हिंद की क्या हो? जय हो। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि बंगाली थे, बंगाली परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनका जन्म कटक में हुआ था, उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ था? कटक, उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन बना। आगे चलकर ये पढ़ाया तो नहीं जाता है, लेकिन जर्मनी में ही इनका विवाह हुआ। फिर एक जर्मन महिला थी एमिली सेंगल, उनके साथ विवाह हुआ। इनकी एक बेटी भी है, अनीता बोस। क्या नाम है? अनीता बोस, ठीक है। बाद में आपको पता ही है, कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी अस्थियां जो हैं वो कहाँ पर हैं? ऋणको-जी में है। बाकी कई यूट्यूब चैनल्स में देखे होंगे आपने, जगह जगह क्या होते हैं, कुछ काफ़ी बुजुर्ग जो वो होते हैं और खासकर सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी पहने हुए होते हैं, तो बोलते हैं यही सुभाष चंद्र बोस है। ऋषिकेश में भी थे एक ऐसे, उनको बोलते थे कि यही बोस है। बहुत पहले की बात है, हम छोटे थे, ठीक है। लेकिन बोस जी की जो अस्थियां हैं वो कहाँ है? ऋणको-जी में, जापान में। कहाँ पर है? ऋणको-जी, जापान में, ठीक है। ठीक है भाई, जय हिंद का नारा दिया। 8 फरवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहयोगी आबिद हुसैन के साथ जर्मन यू बोट द्वारा जर्मनी के कील नामक स्थान से रवाना हुए। रास्ते में जर्मन बोट को छोड़कर हवाई जहाज से 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंच गए।
यह यू बोट्स का भी बड़ा अच्छा इतिहास है। यू बोट्स किसने बनाई? जर्मनी ने बनाई। सबमरीन जो बनाई वो किसने बनाई? हिटलर एक ऐसा आदमी था, उसने कहा भाई पानी के जहाज पानी के ऊपर चलते हैं, मुझे ऐसा जहाज चाहिए जो पानी के नीचे चले, और इन्होंने सबमरीन बनाई, इन्होंने, जर्मनी ने, और उसको बोला गया यू बोट्स, क्योंकि उसके ऊपर यू टाइप का एक होता था, उसमें तोपें लगी होती थी, और ये क्या करते थे, कील कैनाल है दरअसल, एक कौन सी कील कैनाल है जर्मनी में, जो कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? कील कैनाल जो है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है, एक बार चेक कर लेना मैप में, ठीक है। ये वहीं से निकलते थे, अटलांटिक ओशन में एकदम से पानी के ऊपर आते थे, अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाते थे, उसके बाद अंदर जाते थे और फिर कील कैनाल में पहुंच जाते थे। अमेरिकन की समझ में नहीं आया यार ये चीज़ क्या है, दिखते हैं नहीं कहीं, अचानक से पानी से अवतरित होते हैं, हमारे जहाज़ों को बर्बाद करते हैं, या जो मित्र राष्ट्र हैं उनके जहाज़ों को बर्बाद करते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कि तो पता चला ये यू बोट से क्या है, उसी यू बोट से गए सुभाष चंद्र बोस, उसी प्रकार की। बाद में हवाई जहाज से कहाँ पहुँच गए? टोक्यो पहुँच गए 13 जून 1943 को। वहाँ पे मिले रास बिहारी बोस। कौन मिले भाई? रास बिहारी बोस वही हैं। 1911 में सुना होगा आपने कि एक घोषणा हुई थी, दो घोषणाएं हुई थी, एक बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और दूसरा कहा गया था कि राजधानी जो है वो अब कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। कहाँ लाई जाएगी? तो उसके लिए 1912 का दिन तय हुआ। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जा रही थी, लॉर्ड हार्डिंग अपनी बुग्गी पर जा रहा था। किस पर जा रहा था? उसमें बम फेंका। किसने फेंका? योजना किसने बनाई? यही है वो रास बिहारी बोस। 1912 के बाद अब दिखाई दे रहे हैं 1943 में, क्योंकि ये बाहर चले गए थे, वहीं पर रहकर क्या कर रहे थे? अपनी गतिविधियां कर रहे थे, ठीक है। और रास बिहारी बोस ने जब योजना बनाई थी तो आपको पता है, अवध बिहारी, बसंत कुमार, बोलो कौन कौन थे वो क्रांतिकारी जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका? हाँ जी, अवध बिहारी, बसंत कुमार, अमीन चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार। हाँ जी, तो इनके नाम याद रखने भाई। वाइस रॉय पर बम फेंकने वाले लोग थे ये लोग। क्या थे? तो रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। इन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 के बीच राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने जापान में रह रहे भारतीय सेना के अफसरों द्वारा भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन का विचार किया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज का विचार आया। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में ये आया। दरअसल आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स की सेना थी उसमें भारतीय लोग क्या होते थे? भर्ती होते थे। अब लड़ाई लड़ रहे थे जापानियों के विरुद्ध, और जापानियों ने इन्हें पराजित कर दिया, और इन्हें क्या कर दिया, बहुत कई हजारों की संख्या में भारतीय जो सैनिक थे उनको बंदी बना लिया। उसमें कैप्टन मोहन सिंह भी थे। कौन थे? अब कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये विचार आया कि यार हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। किसकी तरफ से? और किससे लड़ रहे थे? जापानियों से। अब या तो कैद में ही रहें, यहाँ कैद में सड़ जाएं, मर जाएं, या फिर हम क्या करें, जापानियों के सामने एक प्रस्ताव रखें, उन्हें बोलें कि भाई आप हमें सपोर्ट करो, हमें अपना देश आज़ाद कराना है, आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं, आप हमें सपोर्ट करो, गोला बारूद दो, और हम क्या करते हैं, अंग्रेजों से अब क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की विचार था ये, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सिपाही जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था को लेकर मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का 15 दिसंबर 1941 को गठन किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अगर बोलेगा तो रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद फौज अगर बोलेगा तो आपने बोलना है कैप्टन मोहन सिंह, जगह आपने बोलना मलाया, जगह क्या बोलना है, मलाया, डेट बोलनी है आपने 15 दिसंबर 1941, डेट भी पूछी हुई है, वनडे एग्जाम में पूछता डेट। प्रारंभ में आज़ाद हिंद फौज का गठन 50,000 अधिकारियों और सिपाहियों द्वारा किया गया। 50,000 कम नहीं होते भाई,
50,000 अधिकारियों और सिपाहियों के द्वारा किया गया। जून 1942 को रास बिहारी बोस द्वारा बैंकॉक मलेशिया, मलाया मतलब मलेशिया, मलाया पेनिनसुला मलेशिया, बैंकॉक मलेशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक और सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक सम्मेलन बुलाया, कहां पर? बैंकॉक, कहां पर? मलेशिया। ठीक है, तो यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। सुभाष INA के, इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति या कमांडर घोषित किए गए। क्या किए गए? क्या किए गए भाई? हाँ जी, तो सुभाष चंद्र बोस ICS थे, चाहते तो क्या करते? अफसर बनकर आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले ICS कौन थे देश के, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। दूसरे ICS कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऐसे ही आपके ये थे, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस भी ICS की परीक्षा पास किए थे। और उस जमाने में ICS निकालने के लिए लंदन जाना पड़ता था, पेपर वहाँ होता था, पानी के जहाज से जाना पड़ता था। और बताया जाता कि सुभाष चंद्र बोस जिस पेज को पढ़ लेते थे उसके बाद उसको फाड़ देते थे, मतलब याद हो गया हो। या तो विवेकानंद जी का सुनते हैं हम, या फिर सुभाष चंद्र बोस का सुनते हैं कि जैसे एक पेज पढ़ लिया उसके बाद उसको फाड़ दिया, उसको फेंक देते थे। वो कहते थे अब इसकी जरूरत जीवन में कभी दोबारा नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मस्तिष्क में छप गया है। ठीक है, एक किताब भी है सुभाष चंद्र बोस की, द इंडियन स्ट्रगल। उत्तराखंड पीसेस वालों ने पूछा, क्या पूछा? हु रोड द बुक इंडियन स्ट्रगल? आंसर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो बीच बीच में मैं थोड़े पॉइंट बताता रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस जयंती कब होती है? सुभाष जयंती 23 जनवरी। कब होती है? 3 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जनवरी में। एक है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, यूथ डे मनाते हैं उस दिन। एक होती है 23 जनवरी, जिस दिन सुभाष जयंती मनाई जाती है। और एक होती है 30 जनवरी, शहीद दिवस। गांधी जी जिस दिन क्या हुए, गोडसे की गोली से शहीद हुए, उस दिन 30 जनवरी। समझ में आ गया? तो 3 डेट जरूर याद करनी। बाकी 26 जनवरी आपको पता ही है, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र का मतलब जरूर समझना है। गणतंत्र का मतलब राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अभी तो चुना जाएगा। दैट इज गणतंत्र, रिपब्लिक। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ध्यान भी रखना कहां पर, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसके मंत्रियों में HC चटर्जी, ये वित्त मंत्री थे, MA अय्यर, ये प्रचार मंत्री थे, और लक्ष्मी स्वामीनाथन स्त्रियों की विभाग आदि में शामिल थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून बनाया। कहाँ बनाया भाई? रंगून बनाया। जर्मनी तथा जापान ने अस्थायी सरकार का समर्थन किया। जर्मनी तथा जापान ने अस्थायी सरकार का समर्थन किया। रंगून कहाँ है? कहाँ पड़ता है रंगून? म्यांमार में पड़ता है। वही जगह है ये रंगून। कौन सी? कितना बदनसीब है जफर, तू दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कूचा यार में। बहादुर शाह जफर को यहीं भेजा गया था 1857 के रिवोल्ट में भाग लेने के कारण। जब उसको हुमायूं के मकबरे में कैद किया गया, उसके बेटों की हत्या कर दी गई उसी के सामने, और उसको कहाँ भेज दिया गया? निर्वासित करके रंगून। वही उसी रंगून में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया। जर्मनी और जापान ने इसको समर्थन दिया। सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम से झांसी रानी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित की। आजाद हिंद फौज के 3 और ब्रिगेड के नाम थे, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। कौन कौन से ब्रिगेड? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ठीक है भाई। और झांसी रानी झांसी रेजिमेंट की जो हेड थी वो कौन थी बताओ? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा इन्होंने किसके विरुद्ध? APJ कलाम, मिसाइल मैन जो थे APJ कलाम। ठीक है, विंग ऑफ फायर के जो लेखक मिसाइल मैन है, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इनका योगदान भी कम नहीं था। किनका? किनका भाई? झांसी रानी रेजिमेंट जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। अगर माना डायरेक्ट वोट होते, माना
वैसे तो नहीं बताना चाहिए कि कौन किसको वोट देगा, पर मेरा मत यह है कि मैं अगर डायरेक्ट वोटिंग होती माना राष्ट्रपति में, मैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल को देता। मिसाइल मैन कम नहीं है कहीं भी, लेकिन मिसाइल मैन तब बने जब देश आज़ाद हुआ। अब देश की आज़ादी में जो योगदान दिया था वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने दिया था। किसने दिया था भाई? तो शायद मेरा वोट कैप्टन लक्ष्मी सहगल को जाता। किसको? आपका? चलो, बताना नहीं चाहिए कभी भी कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं, अपनी इच्छा से दीजिए, सोच समझ के वोटिंग जरूर कीजिए। क्लास में अगले दिन अनुमति तभी दी जाएगी जब आपके हाथ में इंक लगी होगी। किसकी? वोट डालने की। जिसके हाथ में इंक नहीं होगी उस दिन, अगले दिन क्लास में आने की अनुमति नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वोट नहीं करेगा तो बहुत बुरी बात है ना। वोट करना है आपने। कितनी तारीख? हाँ जी, बस सोच समझ कर कीजिएगा मुद्दों पर, है ना। चलिए, एम ए अय्यर भी प्रचार मंत्री थे लक्ष्मी। चलो, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। किसकी? प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हम अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे। और भाई कुछ शब्द जो है ना, मैंने कहा नहीं आपको, दो प्रकार के होते हैं शब्द, एक अच्छे और एक बुरे। क्या? बुरे शब्द जैसे गाली किसी को दे दी तो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छे शब्द बोल दिए, मोटिवेशनल शब्द बोल दिए, है ना, इंस्पिरेशनल वर्ड बोल दिए, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस इतना कहना था सुभाष चंद्र बोस का। सब लोगों को विश्वास हो गया कि आज़ादी अब कौन दिलाएंगे? बोस दिलाएंगे। जितना महिलाओं के पास गहना था ना, वो दे दिया आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने। विदेशों में जो महिलाएं रह रही थी, सोना चांदी जो भी, कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी पूरी कि खरीदिए आप, क्या हथियार और जो भी गोला बारूद जो भी आपको चाहिए, और फिर क्या करो, देश के लिए संघर्ष करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया। INA द्वारा, जिसका नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज। शहीद और स्वराज IAS का क्वेश्चन रहा है, UP PCS का क्वेश्चन रहा है। अंडमान और निकोबार, शहीद और स्वराज। ठीक है। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड ने जापानी सेना के नेतृत्व में भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से बर्मा की सीमाओं को पार करके उत्तर पूर्व भारत में कोहिमा, सुन लीजिए भाई, कोहिमा, आज भी कभी नागालैंड अगर आप जाओगे वहां पे आपको मिलेंगे इनके अवशेष। कोहिमा और नागालैंड पर घेरा डाल दिया। यह घेरा करीब 1 वर्ष तक चला। कितना? 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से एक प्रसारण में महात्मा गांधी के नाम एक विशेष प्रसारण में कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? आंसर सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। क्या कहा? राष्ट्रपिता। पहली बार सुभाष द्वारा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के बाद आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। कब? क्योंकि ब्रिटिश सेना ने किस पर अधिकार कर लिया था भाई? रंगून पर। 18 अगस्त 1945 को ताइकू हवाई अड्डे ताइवान पर हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के मारे जाने की बात कही जाती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ताइकू हवाई अड्डा ताइवान। ताइवान का पुराना नाम क्या है भाई? फॉर्मोसा आइलैंड। ताइवान, ताइपाई कैपिटल है ना। ताइवान का पुराना नाम देखिए तो फॉर्मोसा आइलैंड। हाँ, तो भाई ये कुछ पॉइंट हैं आपके, ठीक है। फिर आपको बताइए कि आजाद हिंद फौज पर मुकदमा भी चला भाई। क्या चला? आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला। 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ, यानी सरकार के प्रति जो निष्ठा की शपथ ली थी, तोड़ने के आरोप में
खुले में लाल किले के प्रांगण में क्या चलाया, मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। लाल किले में चला मुकदमा आजाद हिंद फौज। लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लो शाहनवाज, नाम सुना है? सैगल ढिल्लो शाहनवाज का नाम सुना है भाई? 3 अधिकारी थे ना, 3 सिपाही, सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लो, सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लो, श्री प्रेम सहगल और एक थे शाहनवाज। एक थे सिख, एक थे सहगल क्या होते हैं, पारसी, और एक थे मुस्लिम शाहनवाज। ये तीन जो अधिकारी थे। तो लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लो शाहनवाज, ऐसा बोलते थे उस जमाने में। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस के आईएनए के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद बचाओ समिति की स्थापना की गई। क्या की गई? कांग्रेस ने की आजाद हिंद बचाओ समिति। बचाओ पक्ष के वकीलों में, ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सन 2002-2004 वाले पीसीएस में पूछा जा चुका है कि अध्यक्ष मतलब वो उन वकीलों के हेड कौन थे? तो आंसर भूला भाई देसाई। कौन थे? बचाओ पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। और अन्य वकील कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, काटजू थे और जवाहरलाल नेहरू थे। आजाद हिंद फौज के सिपाही गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल, शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। संक्षिप्त मुकदमे के बाद इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सरकार ने इस निर्णय ने समूचे देश को स्तब्ध कर दिया। लोगों ने हस्ताक्षरों और सभाओं के दौर में वायसराय को अपना विशेष अधिकार प्रयोग कर तीनों की फांसी को माफ करने के लिए विवश होना पड़ा। यानी इतना लिखा लोगों ने, इतना विरोध किया कि फांसी रुक गई। किनकी? सैगल ढिल्लो शाहनवाज की। ठीक है, तो भाई कुछ पॉइंट में बता दूं इसमें। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों को 3 आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया था। एक थी सच्चाई, क्या? दूसरा था कर्तव्य और तीसरा था बलिदान। तीसरा था तो सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो, है ना, चलो दिल्ली। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सौंपा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कहाँ पर दिया? मलेशिया में दिया। आजाद हिंद सेना को संबोधित करते हुए दिया। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। आईएनए का जो प्रतीक था झंडे में क्या था? दहाड़ता हुआ बाघ का चित्र था। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। सुना है गाना? हाँ जी, हाँ ठीक है। तो कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, खुश रहने के लिए बोला। देखो उन्होंने भी, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। भाई सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में दिया था। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहां पर कहा गया? जर्मनी में कहा गया। कहां पर? जर्मनी में कहा गया। एक हवाई दुर्घटना में ताइवान में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, ये हैं कुछ पॉइंट, कुछ डेट याद करनी पड़ेंगी आपको। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? भाई 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। कब? 21 अक्टूबर 1943। तो ये जो डेट है इनको याद करना है आपने। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के लिए कई जांच समितियां गठित की गई, परिणाम कुछ नहीं निकला। सबसे पहले शाहनवाज समिति थी 1956 में, उसके बाद में न्यायमूर्ति जीडी खोसला आयोग बना 1970, उसके बाद न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी आयोग बना 1999 में, फिर न्यायमूर्ति विष्णु सहाय आयोग बना 2016 में, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु को रहस्य ही रह गया उनका। ठीक है, उनकी जो मृत्यु है वो रहस्य ही रह गई, लेकिन उन्होंने पूरे जनमानस के दिल में क्या किया? अपनी जगह बनाई, और आज भी वो क्या है? हमारे हृदय में सच्चे देशभक्त के रूप में क्या है? विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद भाई वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन के बारे में बता देता हूँ। 1945 में, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वाइसराय बनकर आए। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी।
वेवेल ने स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा कर दिया। 14 जून 1945 को वेवेल ने वेवेल योजना प्रस्तुत की। 14 जून 1945, डेट याद करनी पड़ेगी। 14 जून 1945 वेवेल प्लान, वेवेल योजना। क्या कहता है वेवेल? आफत आ रखी है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, सारी जगह से दबाव है ब्रिटेन पर कि इस उपनिवेश को छोड़ो भाई, भारतीयों का सहयोग लो, कुछ करो। तो क्या योजना है देखो, केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों। क्या हो? केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य क्या हो? भारतीय हों। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को, डेट याद करनी पड़ेगी, कभी हिमाचल पीसीएस दो तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। 25 जून 1945 को शिमला में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। आज भी है वो वाइसरॉय हाउस जहां पर वो वाइसरॉय रुका था। कौन? वेवेल, शिमला में। ये क्वेश्चन बना हिमाचल पीसीएस में बना, HAS बोलते हैं उसको, हिमाचल पीसीएस को, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो HAS आपका पड़ोसी देश है तो भरा, पड़ोसी राज्य है तो भरा करो भाई हिमाचल का भी। तो 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद, लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद और लीग के मोहम्मद अली ने, लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, इस सम्मेलन की असफलता का कारण बना। भाई ऐसा है ना, कांग्रेस ने भी जानबूझ के भेजा किसको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। और लीग की तरफ से कौन आया? मोहम्मद अली जिन्ना। उसने कहा कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद में जितने भी मुसलमान सदस्य होंगे वो लीग करेगी। कौन नामित कौन करेगी? लीग की तरफ से होंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा भाई मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ। कांग्रेस ने भी कहा कि आप मुसलमानों की एकमात्र संस्था नहीं हो, मुसलमानों के तो हम भी हैं, हमारे पार्टी में कई लोग मुसलमान हैं, हम भी भेजेंगे। तो क्या हो गया प्रस्ताव? एक तरह से ये सम्मेलन क्या हो गया? शिमला सम्मेलन असफल हो गया। तो असफलता का कारण क्या बोलना है आपने? कि जिन्ना द्वारा प्रस्तुत वह प्रस्ताव जिसमें उसने यह कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाएंगे, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उसने कहा नहीं भाई, मुस्लिम हमारे भी हैं, हम भी मुस्लिमों को भेजेंगे, तुम भी भेजो, ठीक है। जिन्ना की इस अनुचित और अप्रजातांत्रिक प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया। वेवेल ने 14 सदस्यों वाली वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की। 14 सदस्यों वाली परिषद में 6 स्थान मुसलमान सदस्यों को मिले। भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमान केवल 25% थे। इसके बावजूद भी लीग को संतुष्ट करने के लिए 14 में से 6, तो 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 14? निकालो जरा, 6 14 का कितना प्रतिशत है? तो 6 इज इक्वल टू x% ऑफ 14, x इज इक्वल टू 6 इंटू 100 अपॉन 14, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, करो निकालो, 2 7 जा 14, कितना परसेंट निकल रहा है भाई? मुसलमानों का प्रतिशत कितना था? 25, लेकिन 14 में से 6 सीटें किसको दी गई? मुसलमानों को। फिर भी लीग ने इस योजना का विरोध किया। अंततः वेवेल ने इस योजना को निरस्त कर दिया। अब्दुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक, वाटरशेड की संज्ञा दी। यानी लीग ने क्या नहीं माना, वेवेल ने उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया योजना को। इसका मतलब लीग को क्या मिल गया? वीटो मिल गया। यानी आगे आने वाले समय में मुस्लिम लीग को यह पता चल गया कि जहां जहां पर हम मना करेंगे वहां पर वो योजना क्या हो जाएगी? असफल हो जाएगी। तो सम्मेलन में वेवेल ने लीग को, एक तो क्वेश्चन यही बना हुआ, जल विभाजक किसने कहा भाई?
अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सम्मेलन में वेवेल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर मुसलमानों को एक ऐसा वीटो शक्ति सौंप दी जिसका वह किसी भी संवैधानिक प्रस्तावों के विरुद्ध प्रयोग कर सकती थी। ठीक है, वीटो का अधिकार जो मुस्लिम लीग को शिमला सम्मेलन में मिला वह यह था कि यदि मुसलमानों को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो ऐसे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही स्वीकारे जाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है भाई, इसमें इतना ही बता रहा हूं। फिर मैं भारत में चुनाव बताऊंगा 1945, उसके बाद शाही नौसेना विद्रोह के बारे में बताऊंगा, रेटिंग्स विद्रोह। ठीक है।